हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है ये हाई 21st में रोबोटिक्स करने वाले हैं, तो फटाफट से देखते हैं। तो देखिए ये रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोट तो आप सभी ने सुना होगा रोबोट क्या होता है। आपने देखा होगा कि वीडियोस ऐसी वायरल होती है कि रोबोट क्या है, चाय पानी लेकर जा रहा है, नाश्ता लेकर जा रहा है, ठीक है, या फिर रोबोट जो है काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, रोबोट जो है किसी चीज़ को कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रोबोटिक्स क्या है, उस रोबोट का ही रूप होता है। उस रोबोट को ही बोलते हैं जिसमें क्या होता है, रोबोट क्या होता है, एक ऐसी मशीन है जो एक प्रोग्रामेबल भी होती है, ठीक है। यानी कि जो क्या है केवल एक ही काम करती है, ऐसी मशीन भी होती है। या फिर आपका जो है, आप ध्यान से सुनिए, मैं ऐसा ही बताऊँगी बेसिक चीज़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई लेवल की है। बट इसमें जो चीज़ आपकी बेसिक लेवल कवर कर रही है, बस मैं वही चीज़ आपको कवर करवाऊँगी। ये मत बोलना कि ये नहीं करवाया। जो आपके काम का होगा वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, और मेरे ख्याल से मैं एक्स्ट्रा ही करवा दूँगी थोड़ा, कि आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक रहे। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दो। आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, रात भर जाग कर भी आप सभी के लिए वीडियोज़ प्रिपेयर की जा रही हैं। तो इस मौके को मत गँवाना, अच्छे से करके आना अपने एग्ज़ाम को। तो इसमें क्या होता है कि रोबोट क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को कैरी करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है कंट्रोल करना, या फिर किसी भी चीज़ को जो है काम करता है, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ फिक्स की जाती है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये क्या है, ऑटोमेटिकली होती है चीज़ें, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है जो ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें करवाती है, और इसके अंदर कुछ ऐसी खासियत डाली जाती है जो इन्होंने बोला है यहाँ पर। इसको कौन कंट्रोल करता है? अ रोबोट कैन बी गाइड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस, यानी कि इसको गाइड करने के लिए कोई एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक रोबोट बनाऊँ तो मैं क्या करूँ, उसके अंदर कुछ ऐसा फीचर डालूँ कि मैं उसे क्या हूँ, मोबाइल से चला सकूँ, ठीक है। या फिर मैं जो हूँ रोबोट जो है, जैसे रोबोट होते हैं ना, उसके लिए चलाने के लिए बटन हो तो उससे चला सकूँ। तो ये क्या है, एक कंट्रोल हो गया किससे, एक्सटर्नल। और एक चीज़ क्या होती है, एक ऐसा रोबोट होता है जिसके अंदर पहले से ये चीज़ फिक्स होती है कि उसे ये काम करना है। तो यानी कि उसे चलाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर खुद ही कुछ ऐसी चीज़ फिक्स कर देता है जो उसको बनाता है कि वो जो है वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। और जो डायरेक्शन उसे दी गई है उसी डायरेक्शन में वो काम करेगा, ठीक है। तो वो इंटरनल कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा जो उसके अंदर खुद ही जो है फिल किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। तो समझ गए हम रोबोट क्या होता है इस तरीके से। अब देखो, जो रोबोट है उसका क्लासिफिकेशन देखिए, तो हम देखिए जो क्लासिफिकेशन है इस रोबोट का वो ये है कि अ रोबोट कैन बी कंट्रोल बाय ह्यूमंस, यानी कि रोबोट जो होता है ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि हम मनुष्य के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल करवाया जाता है। आपने पता है साइंटिस्ट वगैरह बनाते हैं रोबोट्स को, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। और उसको जो डायरेक्टली भी कंट्रोल किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी करा जा सकता है, या फिर रिमोट के थ्रू भी किया जा सकता है। मानो एक ये रोबोट है और इसको मुझे कंट्रोल, मैंने इस रोबोट को बना दिया है, तो एक बटन मैंने इसके यहाँ पे लगा दिया कान के पीछे कि मैं उसको प्रेस करूँगी तो वो रोबोट क्या है, काम करना शुरू कर देगा। जो भी उसके अंदर जो है जो भी चीज़ें डाली गई हैं वही काम करना शुरू कर देगा। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। बट एक मैंने रिमोट बना दिया, मैंने ये बटन नहीं लगाया, मैंने एक रिमोट बना दिया उसके लिए, और मैं जो हूँ उस रिमोट के थ्रू और बटन ऑन करके इसको जो काम करवा देती हूँ। लेफ्ट राइट सब कुछ इसमें है। क्या आपने जो है बचपन में एक ऐसी जो कार है वो चलाई है, जो क्या होती है, रिमोट से कार चलती है, रिमोट वाली कार, तो उसमें भी यही चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या है, एंटोनोमस रोबोट्स भी होते हैं और मोबाइल रोबोट्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है, देखो एंटोनोमस रोबोट्स जो सॉरी ऑटोनोमस ऑटोनोमस रोबोट्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो चीज़ खुद हम करते हैं, ठीक है। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोनोमस होते हैं। तो इसी तरीके से जो रोबोट है वो ऑटोनोमस भी होता है और मोबाइल रोबोट भी होता है। ऑटोनोमस रोबोट कौन सा होगा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इतना समझाने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऑटोनोमस जो रोबोट होता है वो अपना डिसीजन और अपना काम वो क्या करता है, खुद करता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ऐसा फीचर होता है कि वो खुद ही काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक ऐसी कार है, रोबोटिक कार ऐसी बना दी गई है, यूएसए में है, जो क्या है खुद ही चलती है बिना किसी ड्राइवर की हेल्प से। तो ये क्या होता है, ये भी एक उसी का एग्जाम्पल हो जाता है कि जिसे पता है कि उसे क्या है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, उसे जो है एक मैप डाल दिया जाता है उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ऑटोनोमस रोबोट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जैसे कि एक रोबोट ऐसे होते हैं कि उनके बीच में अगर कुछ भी चीज़ आ जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो वो रोबोट भी, जैसे मानो अब रोबोट ऐसे चलता हुआ आ रहा था, इसके बीच में एक पत्थर आ गया, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसे टकराता नहीं है। तो वो ऑटोनोमस रोबोट हो गया कि उसने अपना फैसला खुद लिया, उसने अपना डिसीजन खुद लिया। अब मोबाइल रोबोट क्या होता है, मोबाइल रोबोट वो होता है जिसको मूव करवाने के लिए, जिसको चलाने के लिए हमें क्या है, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो एक्सटर्नल जो कंट्रोल
कंट्रोल है वो रखना पड़ता है, वो मोबाइल रोबोट्स हो जाते हैं, यानी कि हम उसको चलाएंगे, वो अपने आप खुद नहीं चलेगा। इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है और जो ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट, यानी कि जिसके अंदर फीचर होता है कि वो खुद भी काम कर सकता है, साथ ही साथ जो है जिसके अंदर फीचर है कि हम भी उससे काम करवा सकते हैं। वो दोनों फीचर जिसके अंदर होते हैं वो ये वाला होता है, ठीक है। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट्स जो है इसके अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो रोबोट है अगर उसके बीच में कुछ भी चीज़ आ जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वो जो ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग यानी कि किसी भी चीज़ को अवॉइड करके आगे बढ़ने वाला रोबोट इसी के अंदर आ जाएगा। ओके, देखो एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स क्या होता है ना कि कहाँ कहाँ पे रोबोट्स का यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में रोबोट्स का यूज़ होता है, जैसे कि इंडस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है, जो बड़ी बड़ी होती है, उनमें रोबोट्स लगा दिए जाते हैं। एक जैसा काम, आपको ध्यान रखने की खासियत क्या रहेगी इसके अंदर, एक जैसा काम एक ही रोबोट कर सकता है, जैसे कि हैंडलिंग और मूविंग मटेरियल, यानी कि किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना या फिर किसी भी मटेरियल को पकड़ना, तो वो कौन कर सकता है, रोबोट्स के द्वारा जो है करवा दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखो यहाँ पे स्पेस में भी आपको पता है रोबोट्स जो है भेजे जाते हैं इस तरीके से आउटर स्पेस में, उनसे भी काम करवाया जाता है चेक करने के लिए, कुछ बाहर की चीज़ें देखनी है हमें स्पेस की, तो हम रोबोट्स को भेज देते हैं। हॉस्पिटल में जो सर्जिकल रोबोट्स होते हैं और जो फार्मेसी रोबोट्स होते हैं, इस तौर पे जो है इनको काम करवाया जाता है। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी रोबोट्स का जो है काम होता है, जैसे वेजिटेबल को पिक करना, वेजिटेबल को उखाड़ना, तो ये काम जो है रोबोट के थ्रू जो है करवा दिए जाते हैं और इससे हमारी लाइफ जो है ईजी बन जाती है ना। और हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड होता है यानी कि घर का काम करवाने के लिए भी रोबोट होते हैं, जिसमें कुकिंग रोबोट कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, वॉशिंग पर्पस के थ्रू जो है उसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी जो रोबोट्स है वो लगाए जाते हैं, जैसे कि रोबोट डॉग हो गया। इस तरीके से जो रोबोट हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए लगाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक इस तरीके का डॉग था जो क्या एंटरटेनमेंट के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद का जो है हाई लेवल का है वो नहीं करवाऊंगी। इसके बाद जो है आपका क्या काम आएगा, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ, इसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स पढ़ेंगे, कितने तरीके के रोबोट होते हैं, जिसमें स्मार्टफोन कंट्रोल रोबोट होता है, जिसमें क्या है हम किसी स्मार्टफोन के थ्रू या फिर जिसमें हम जो है जो कमांड उसको देने वाले हैं, जो उसको फॉलो करेगा रोबोट, तो वो किसके थ्रू करेगा, हम उसे जो है जो भी चीज़ गाइड करेंगे हमारे इशारों पर चलेगा। वो ब्लूटूथ की हेल्प से ऐसा हो सकता है कि हम जो है उसे कंट्रोल करेंगे और वो हमारे इशारों पर चलेगा, ओके, हमारी कमांड को फॉलो करेगा। इसके साथ साथ जो है आपका जो है फॉलो मी रोबोट होता है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है स्मार्टफोन रोबोट। इसमें जो है ये वही वाली कार बता रखी है जो हम बचपन में चलाते थे, ठीक है, रिमोट कंट्रोल कार। और फॉलो मी रोबोट जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है, जैसे जैसे हम उसे अपना जो है हाथ दिखाते हैं उसी दिशा में वो चलता चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है जो भी चीज़ उसके सामने होती है, तो ये फॉलो मी रोबोट हो गया। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट क्या होता है, जो भी ऑब्स्टेकल आती है उसके बीच में उनको अवॉइड करके अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक। पिक एंड प्लेस रोबोट का होता है, जो क्या करता है किसी भी चीज़ को उठाता है और वहाँ पे रख के आ जाता है जहाँ पे उसकी जगह होती है, जो भी उसको गाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो चीज़ों को उठाता है और रख के आता है। तो ये हम डस्टबिन जहाँ पर नहीं है और डस्टबिन में चीज़ें डालने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। और ये जो है हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और भी हॉस्पिटल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेयर क्लाइंबिंग रोबोट, यानी कि जो स्टेयर पर चढ़ने वाला रोबोट होता है, इसमें ये स्टेयर पर नहीं चढ़ता है, बल्कि इसमें क्या होता है, हमारी जो ज़मीन होती है, हमारा जो ग्राउंड होता है वो क्या ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उस पे चलने के लिए रोबोट जो है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ पत्थर आ गया तो रोबोट गिर के टूट सकता है, तो उसके लिए जो स्टेयर क्लाइंबिंग रोबोट जो है वो यूज़ किया जाता है, ओके। इसी के साथ देखो लाइन फॉलोइंग जो रोबोट है वो एक लाइन को फॉलो करता है, मतलब बिल्कुल सीधी दिशा में ही चलेगा, सीधे डायरेक्शन में ही चलेगा, ठीक है। डस्ट क्लीनिंग रोबोट, जैसे कि जो वैक्यूम क्लीनर होता है उस टाइप का जो रोबोट है वो बनाया जाता है, जो खुद ही क्या है पूरे कमरे को साफ कर देता है। तो और इसको किस तरीके से चलाया जाता है, स्मार्टफोन की हेल्प से चलाया जाता है, ठीक। और जो गेस्चर कंट्रोल रोबोट जो होता है वो क्या करता है, जो भी गेस्चर है उसको कंट्रोल करता है और उसे हम स्मार्टफोन के यूज़ से जो है कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से था। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, ये बुक काफ़ी हाई लेवल की है, कल ही आप क्वेश्चन करके आने हैं जो भी आप अपने एग्जाम में करके आओगे। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी को ये बोलूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और कल सभी बच्चे आकर मुझे अपना रिव्यू भी देंगे एग्जाम का।
अब हम करने वाले फाइनेंस। तो फाइनेंस को करने के लिए, फाइनेंस होता क्या है, ये सब कुछ पैसों से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है, यानी कि जब से पैसे आए हैं उसका लेन देन जिस तरीके से हो रहा है उसी को हम समझने वाले हैं। इसमें हमारा एक तो बैंक का टॉपिक आता है हमारा, और एक अकाउंटेंस आता है। तो इसे हम बेसिक चीज़ें इसके समझेंगे। फिर से मैं बस यही बोलूँगी। देखो जो बोरोइंग है वो क्या होता है, बोरो करना, किसी से कुछ चीज़ उधार लेना, वो क्या होता है, वो होता है कि वो क्यों किया जाता है। अगर हम पैसे किसी से उधार लेते हैं, क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ने वाले हैं तो उसमें पैसे ही उधार लेंगे, कोई सामान उधार नहीं ले रहे हैं। तो जब पैसे उधार लेते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम उधार लेते हैं और किससे हम उधार लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, उसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि जो भी हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उसको करने के लिए, अपनी जो लाइफ है उसको सही बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जो भी बोरिंग क्या करती है, हेल्प करती है किसको, फुलफिल करने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करती है। अब देखो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा भी होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो 10th क्लास में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, जिसमें क्या है आपका कि एक तो इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब हमेशा ध्यान रखना है बाहर, और इंटरनल का मतलब हमेशा ध्यान रखना है अंदर। यानी कि अंदर क्या हो सकता है, हम पैसे किस किस से उधार लेते हैं। आप कहेंगे मैम हम तो अपने जो चाचा ताऊ मामा वगैरह और अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स हो गए, अपने दोस्त हो गए, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, उन सब से जो है पैसे उधार ले लेते हैं। जो ये रिलेटिव्स हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, अगर उनसे हम उधार लेते हैं तो वो इंटरनल सोर्स हो जाएगा। और एक्सटर्नल सोर्स कौन सा होता है, जब हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, किसी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उससे लोन ले रहे हैं, तो ये अपना जो है बोरो करना हो जाएगा, कैसा, एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा उसका। अब लोन क्या होता है, लोन होता है एक ऐसा मनी जो क्या है हम बोरो करते हैं, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो एक्सटर्नल जो है ना, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उससे जब हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। और इसमें इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर हम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ क्या रोल है आरबीआई का, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। आरबीआई की फुल फॉर्म सबसे पहले आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आरबीआई को क्या बोलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरी बात क्या है, आरबीआई जो होता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होता है, किसी भी देश का केंद्र होता है। बैंकों में भी बहुत सारे बैंक होते हैं, आपके आसपास एसबीआई है, विजय बैंक है, इस तरीके से काफ़ी सारे बैंक होते हैं। तो उन बैंकों में जो है सेंटर का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। जैसे कि आपके स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में जो है प्रिंसिपल क्या होता है, सेंटर होता है, और बाकी जो सब हैं वो क्या है, आपके जो टीचर्स हैं वो बाकी सारे जो टीचर्स हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल को भी आप मैम या सर बोलते हो, बट वो सेंटर होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। इसी तरीके से सारी चीज़ें, बैंकों का सब कुछ जो है कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, बैंक्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है। ओके, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है सब कुछ इसके हाथ में ही होता है। अब देखो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है ये बहुत ही मेजर रोल जो है अपना निभाता है बैंकों के लिए। बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं इसको, और 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है अब देखिए रोल ऑफ जो आरबीआई है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 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 रोल है आरबीआई के, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहलाते हैं आरबीआई, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी बोल सकते हैं, जैसे फॉरेन बैंक भी बोल सकते हैं। किस तरीके से फॉरेन बैंक बोल सकते हैं, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है मनी को, है ना, एक्सचेंज करता है मनी को। और जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो निजी जो बैंक होते हैं और प्राइवेट जो बैंक होते हैं उन सब के लिए ये एक तरीके से मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है, उन सारे बैंकों को रूल्स बनाता है। इसलिए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहलाता है और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी कहलाता है। और कोऑपरेटिव बैंक जो है, यानी कि मदद करने वाला बैंक। अगर मानो कोई एक बैंक जो है वो घाटे में चल रहा है तो उस बैंक को ये लोन देता है। आपने कभी सोचा है, हमको लोन जो है बैंक देता है, पर बैंक को लोन कौन दे रहा होगा, बैंक को लोन आरबीआई देता है। ठीक है, आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ रीजनल रूरल बैंक भी है ये, यानी कि गाँव में जो बैंक है वो भी ये होता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बैंकिंग सिस्टम है इसके अंडर होता है। अब जो है मेन फंक्शन क्या है आरबीआई की, अगर मैं बात करूँ तो मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी कि पैसों को संभालता है, उसके लिए रूल वगैरह बनाता है। ये देखता है कि हमारे देश में घाटा हो रहा है, यानी कि घाटे का मतलब है
जैसे हम घर में कहते हैं ना कि पैसे नहीं है, घाटा हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देश में घाटा हो जाता है तो वो कौन सी पॉलिसी लेकर आएगा, तो ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है, ये जो आरबीआई वो डिसाइड करता है। इशू जो है करेंसी जो इशू करते हैं, यानी कि बैंकों के पास भी करेंसी कहाँ से आती है, आपको पता है नोट छपकर कहाँ से आते हैं, तो आरबीआई के पास से नोट छपकर आते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है, तो करेंसी भी निकालता है, करेंसी को भी जारी करता है, करेंसी भी इशू करता है, इशू करवाता है, ठीक है। बैंकर और डेबिट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट भी है ये, यानी गवर्नमेंट जो सरकार जो होती है हमारी, उनका बैंक कौन सा होता है, उनके बैंक को कंट्रोल करने वाला आरबीआई होता है, ठीक है। जो भी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का पूरा आरबीआई के अंदर कंट्रोल रहता है। बैंकर टू बैंक, यानी कि मैंने कहा था बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। रेगुलेटर और सुपरवाइजर जो है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका रेगुलेटर होता है, सुपरवाइजर होता है, उनको गाइड करता है, उनके रूल्स निकालता है और उनको मैनेज करता है, तो मैनेजर भी हो गया इस तरीके से। और फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसके लिए मैनेजर के तौर पर काम कौन करता है, आरबीआई करता है। छोटे बैंक क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, उसके बाद वो करेंसी कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी, और आरबीआई जो है आगे डील करता है अदर कंट्रीज में जहां की वो करेंसी है, ओके। इसी तरीके से देखो रेगुलेटर और सुपरवाइजर किसके लिए, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए भी। और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करे रखता है, यानी कि ना तो हमें घाटा होने देता है ना ही प्रॉफिट होने दे, मतलब प्रॉफिट तो होना चाहिए बट उसको जो है इक्वल बनाए रखता है, ऐसा ना हो कि हमें घाटा हो जाए और ज़्यादा ही लोगों के पास करेंसी चली जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो क्योंकि ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है और उसे हम जो है ऐसे ही खर्च करते चले जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई को ना तो बढ़ने देता है ज़्यादा और ना ही आपने देखा होगा कभी महंगाई बढ़ती है तो वो जो है फटाफट जो है रूल निकाल देता है, कभी तो लोन सस्ते मिल जाते हैं और कभी महंगे तौर पे मिलते हैं। तो ये डिटेल में आप जो है आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखो कि ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और डेवलपमेंटल रोल जो है वो ये निभाता है, ठीक है। उसके लिए गाँव के लिए बहुत सारे रूल्स निकालता है, जो गाँव में जो बैंक हैं उनके लिए, कि किसी ना किसी तरीके से जो लोग बैंकों को खुलवाना स्टार्ट कर दे जिससे उनका सभी का फायदा हो सके। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसे सब कुछ पता रखा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक। जब बैंक क्या करता है, लोगों से जो है हम पब्लिक जो है जब बैंक में पैसे जमा करवाने जाती है और बैंक जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। और इसके बाद देखो, इसके बाद लोन तो हमने समझ ही लिया है। जब बैंक जो है मनी देता है, जब हम बैंक से बोरो करते हैं मनी को और उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है तो वो हमारा क्या है, लोन हो जाता है। और होम लोन लिया जाता है, कार लोन लिया जाता है, एजुकेशन लोन भी लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। और अगर हम टाइम के अंडर जो है मनी वापस नहीं करते, लोन वापस नहीं करते तो उस पर और भी ज़्यादा जो पेनल्टीज़ हैं वो लग जाती हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वो होता है जब जो होल्डर होता है यानी कि जो लेने वाला होता है, यानी कि हम सभी जब बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं अपने, उसके बाद अगर हम बैंक से पैसे लेते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई सर्विस हमें खरीदनी है, तो उसके लिए जब हम कैश लेते हैं पेमेंट के तौर पे, जब हम कैश लेते हैं और उसको वापस करते हैं 30 to 50 डेज़ के अंदर वापस करना होता है, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। और डेबिट कार्ड कौन सा होता है, डेबिट कार्ड का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है ATM, ठीक है। ATM होता है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के तौर पर वो होता है और एटीएम मशीन पे जाके लगाते हैं और इसमें जो है हमें झंझट नहीं होती कैश वगैरह, और इसके साथ साथ लाइन में लगना नहीं पड़ता, और इसके साथ साथ जो है हमें जो है चेक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और सीधे हमारा डायरेक्ट काम हो जाता है। तो डेबिट कार्ड हो गया। और इसमें देखो जो आपका डेबिट कार्ड है उसकी फुल फॉर्म ये है, सॉरी ATM की फुल फॉर्म ये होती है, तो इसे ध्यान से कर लो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इतना इनफ है आप सभी के लिए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में मम्मियों को देखा होगा आपने या सुना होगा कि ऐसे जो है वो देखा जाता है। अब सैलरी आई पापा की, ठीक है, पापा की सैलरी आ रही है तो उसके बाद मम्मी जो है जो भी खर्चा होता है पूरे महीने का एक जो है उसको लेकर कॉपी पेन से बना देती है टेबल वगैरह, तो वो अकाउंटिंग हो गया। यानी कि जितना हमने जो है कुछ चीज़ पर खर्च किया, पैसा अपने पास तो रहता नहीं है कभी आपको कि पापा मुझे चॉकलेट खानी है, पापा मुझे ये बुक खरीदनी है, पापा मुझे ये करना है, ठीक है। या फिर मम्मी कमा रही है तो मम्मी से हम बोलते हैं, या फिर दोनों कमा रहे हैं दोनों से हम बोलते हैं, तो पैसा हमारे पास रुक के नहीं रहता। तो वो क्या होता है, इससे पैसा बढ़ जाता है। तो यानी कि पैसा कितना बाहर गया है और कितना हमारे पास सेव रहा है उसको जो है अकाउंटिंग कहते हैं, उसको एनालाइज करना अकाउंटिंग कहलाता है। तो यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें समराइज किया जाता है, ठीक है, और एनालाइज किया जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है। यानी कि इस तरीके से कुछ चीज़ें बनाई जाती है, टेबल वगैरह, रिपोर्टिंग की जाती है फाइनेंशियल ट्रांजिशन को। जो भी ट्रांजिशन आपने सुना होगा, ट्रांजिशन क्या होता है,
ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी पैसे हमने दिए हैं, लिए हैं, कोई चीज़ खरीदी है, बेची है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, ये ट्रांजिशन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही है आपका अकाउंटिंग, ठीक। अब आगे चलो, क्यों जरूरत पड़ी हमें अकाउंटिंग की, क्योंकि हमें सारी चीज़ जो है सही से मैनेज रखनी है। हमें देखते रहना है कि जो बिजनेस है उसमें क्या चीज़ें घाटा हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस ही नहीं, नॉन बिजनेस में भी हमें देखना है कि जो हमने एक्टिविटीज़ की है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्टिविटी करी है, कुछ भी खर्च किया है, तो उसे बैलेंस बनाए रखना है। दूसरी बात ये देखना है कि जो एम्प्लॉयर जो है उसे हम सैलरी कब देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें लगातार, तो हम उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं ना उसमें, तो इसमें भी हेल्प करता है ये। तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद जो है यही चीज़ बता रखी है, रिकॉर्ड रहता है इससे हमारा, ठीक है। हम जो है सही से जो रिजल्ट जो है उसका ऑपरेशन हो सकता है, और जो पोजीशन चल रही है बिजनेस की वो पता चल सकती है। अगर मैं किसी का अकाउंटिंग जो है, अगर मैं किसी की चेक कर लूँगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा। एक सीए अगर कोई चेक कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा भाई इस बंदे का जो है घाटा चल रहा है और इस बंदे का जो है प्रॉफिट चल रहा है। तो ये अकाउंटिंग जो है इस तरीके से जो है बिजनेस के बारे में, एक तरीके से मैं कहूँ, अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है कि बिजनेस किसका कैसा चल रहा है, ठीक। और जो है लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर ज़्यादा ही घाटा हो रहा है तो हमें जो है अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ हेर फेर करना पड़ेगा, कुछ अलग से हमें जो है ये हमें गाइड भी करता है एक तरीके से कि हमें जो है बिजनेस में किस तरीके से क्या क्या काम करना है, और जो डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से बता रखा है। और कितनी प्रॉपर्टी हमने सेव करी है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, कितनी बेची है, उसका रिकॉर्ड भी कौन रखता है, अकाउंटिंग जो है या फिर अकाउंटेंट्स जो है वो रखता है। तो यही चीज़ हो गया। और किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, जैसे कि ओनर को जानना इंपॉर्टेंट है कि उसने जो है इस साल कितनी चीज़ें खरीदी है, इस महीने कितनी चीज़ें खरीदी, कितनी चीज़ें बेची, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, और जो बिजनेस उसमें पैसा लगाया है वो उसको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सब कुछ कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के लिए, कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। और क्रेडिट्स जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपका ये। एम्प्लॉयज़ जो है उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी कब आएगी, उनकी सैलरी जो है बढ़कर आएगी, कैसे रहेगी, जैसा प्रॉफिट चल रहा होगा। अगर मानो घाटे में चल रहा होगा तो मैं कितना अपने तरफ से दे दूँगी, है ना, तो सैलरी कम कर दूँगी। अगर प्रॉफिट चल रहा होगा तो थोड़ी सी बढ़ा दूँगी उनकी सैलरी। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखते ही समझ जाएंगे बिजनेस में क्या चीज़ें घाटे में चल रही है, क्या चीज़ें सही चल रही है, क्या चीज़ें गलत चल रही है। गवर्नमेंट जो है वो भी अकाउंटिंग करवाती है, जिससे पता चलता रहे कि गवर्नमेंट जो है वो घाटे में तो नहीं चल रही, उसने पॉलिसीज़ में ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर दिए, या फिर जो है पॉलिसी से हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम जो चीज़ गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो हम जो है इस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, तो और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो एंड होती है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा समझ में आएगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप को कर लो ज्वाइन। और मैं फटाफट से वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइंस। अगर मैं डिजिटल मीडिया और डिज़ाइंस की बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया की। डिजिटल मीडिया एक्चुअल में होता क्या है? आप सभी को देखो इतना बड़ा तो नहीं आएगा खैर कि आपको बहुत डिटेल में पूछा जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डिजिटल मीडिया का मैं थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो ये जो है ये जो मीडिया होती है, ये जो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल जो चेंज होती हैं डेवलपमेंट में, उसको डिफाइन करती है। साथ ही साथ इसमें जो है ये प्रिंटिंग की फॉर्म में हो सकती है, फोटोग्राफी की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, फोटोग्राफी के फॉर्म में, टेलीविजन के उसमें हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी मीडिया के अंदर आती है, डिजिटल मीडिया के अंदर। जो भी आप प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवाते हो ये सब आपके डिजिटल मीडियाज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। डिजिटल जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है उसके बारे में बताया गया है, इन डिजिटल मीडिया प्रोसेस ऑल डाटा आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। यानी कि जो डिजिटल मीडिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें जितना भी डाटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। न्यूमेरिकल मीन्स, न्यूमेरिकल मतलब कि जो काउंटिंग वाले होते हैं 1 2 3 करके इस तरीके से होता है ना, तो इनको हम नंबर्स बोलते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिससे कि डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो बनाई जाती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। और साथ ही साथ जो है ये क्या करता है, इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड डीकम्प्रेस्ड यूजिंग एल्गोरिथ्म
allowing for large amount of data to be stored and distributed eventually। यानी कि ये जो है large amount of data को store कर सकता है और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो डिजिटल मीडिया के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? सिंपल सा बात किया गया है कि ऐसा डाटा जिसको हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसको बोला जाता है डिजिटल। ठीक है, उसका मतलब होता है डिजिटल। ओके, सो यहाँ पर डाटा को स्टोर भी किया जाता है और डाटा को जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है एक बड़े अमाउंट पर, एक लार्ज अमाउंट पर। उसके बाद है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू जिनसन 1998, ये वर्ड आप याद रख सकते हो कि इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, और किस सन में कही थी, वैसे ऐसा पूछा तो नहीं जाता। इंटरएक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द मीडियाज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू लेट द यूजर्स एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड और फॉर्म ऑफ द मीडिएटेड कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो है इंटरएक्टिविटी, ये आखिरकार होती क्या? ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है मीडिया की पोटेंशियल का, उसकी एबिलिटी का, कि उसने जो है कैसा कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, कैसे इन्फ्लुएंस जो है, कैसा कॉन्टेक्स्ट जो है उसको बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरएक्टिव के अंदर आपकी आती है। नाउ नेक्स्ट एक वर्ड आता है हाइपर टेक्स्ट। सो व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? पढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ नोड्स और ब्लॉक्स of text which form the content, the links between these blocks of content, the buttons or tags। यानी कि ये जो है हाइपर टेक्स्ट जो है ये एक ऐसा फॉर्म होता है टेक्स्ट का जो कि कंपोज करता है उनको नोड्स में, ब्लॉक्स में और जितना भी कंटेंट होता है उसको। ठीक है, साथ ही जो लिंक्स होती हैं उनके बीच में जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं कंटेंट के, और बटन्स होते हैं, टैग्स होते हैं, उन सब की लिंक जो है उसको ये क्या करता है, एक अनदर नोड में जो है कन्वर्ट कर देता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसमें कंपोज करता है। दस इन डिजिटल मीडिया प्रोसेस हाइपर टेक्स्ट कंबाइंस ट्रेडिशनली टेक्स्ट विद इंटरैक्टिव branching to create a non-linear text which enables to the ability of to synthetic data and रिटेलेबल एट द स्टेज। यानी कि ये जो है ये क्या करता है, डिजिटल मीडिया के प्रोसेस में हाइपर टेक्स्ट का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये जो है कंबाइन किया जाता है ट्रेडिशनल टेक्स्ट के साथ, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, साथ में ही एक क्रिएट करने के लिए नॉन लीनियर टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। इससे क्या होता है, इससे जो सिंथेटिक डाटा होता है उसकी एबिलिटी जो है वो हमको पता चलते कि वो कितनी है और कब तक वो रहेगी। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन हियर्स रेफर टू द डिफ्यूजन ऑफ डिजिटल मीडिया। यहाँ पर डिस्पर्शन का मतलब जो है डिफ्यूजन बता रहा है डिजिटल मीडिया का, इन कंप्रेंशन to mass media at the level of consumption and production with the multiplication of sites and segmentations and resultant individualization of media use। यानी कि ये जो है डिस्पर्शन क्या बता रहा है, ये डिसफ्यूजन बता रहा है डिजिटल मीडिया का। साथ ही इन्होंने बताया है कि ये जो है कंपैरिजन भी वो करता है मास मीडिया के साथ एंड उनका कंजप्शन कितना है, उनका प्रोडक्शन कितना है और कितनी मल्टीपल ऑफ साइट्स जो है, सिग्निफिकेंस जो है उनका अलग से इंडिविजुअली उनका रिजल्ट कैसा है, वो सब जो है इसके अंडर आता है। उसके बाद है वर्चुअल। सो व्हाट इज वर्चुअल? द नोशन ऑफ वर्चुअलिटी इमर्ज फ्रॉम कन्वर्जेंस ऑफ digital media image technologies both with older kinds of analogous media and with computer mediated telecommunication networks। यानी कि वर्चुअल जो है एक्चुअल में वर्चुअल जो है उसका यूज़ होता है डिजिटल इमेजेस के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वर्चुअल का यूज़ होता है डिजिटल इमेजेस के लिए जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा बनाता है, टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ होता है। ठीक, तो जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका इन्होंने दिया हुआ है कि हम इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो होते हैं, 3D होते हैं, स्पेक्टुलर होते हैं, इमेजेस टेक्नोलॉजीज़ होती है, स्क्रीन बेस्ड मल्टीमीडिया, एनिमेशंस, इतना सब होता है। आप सभी आज की टाइम पे तो आप सभी बहुत कुछ देखते हैं एनिमेशंस। आजकल तो मैंने देखा है, इनफैक्ट सही बताऊं तो मैंने ये भी देखा है कि जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनकी भी एनिमेटेड वीडियोज़ आती हैं। तो ये सब जो है ये वर्चुअलिटी के अंदर ही इंक्लूडेड है। नाउ लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है telepresence. What is telepresence? Digital media has the potential to alter our feeling of presence
Due to digital media, we gain the ability to stimulations exist in two different environments at same time: the physical environment in which our body is located, and the conceptual or the interactional space where we are present with the use of the medium. यानी कि ये टेली प्रेजेंस जो है एग्जैक्टली में क्या करता है, डिजिटल मीडिया के थ्रू ये जो है ये जानता है, मतलब कि हमारी पोटेंशियल कितने हैं, हमारी फीलिंग्स की प्रेजेंस कितनी है। एक्चुअली में इन्होंने बताया है कि हम कितना गेन करते हैं, हमारी एबिलिटी कितनी है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि हमारे जो टू इन्वायरमेंट्स होते हैं, टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एक ही टाइम पर होते हैं, जैसे कि फिजिकल भी होता है आपका और आपका कंसेप्चुअल भी होता है। फिजिकली आप उस जगह पर कितने तरीके से उस इन्वायरमेंट में हो, और कंसेप्चुअली यानी कि आप दिमाग से कितने तरीके से, मीन्स मेंटली कितने तरीके से वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ जो है टेली प्रेजेंस के अंदर आपकी आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर एक आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया। सो इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया क्या है, वो चीज़ हमारे को देखना है। देखो, ये साइबर क्राइम वगैरह चीज़ों को जो है रोकता है। साइबर क्राइम जो होते थे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को आपकी जो है वो बरकरार रखता है डिजिटल मीडिया के थ्रू। आपको पता होगा कि किसी भी पर्सन की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी इजाज़त के बिना कोई भी नहीं डाल सकता है मीडिया पर। अगर ऐसा होता है तो हम जो है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे कि एक प्राइवेसी का राइट होता है। अगर आपकी कोई, सपोज करो आपकी कोई जो फोटो है उसको कोई किसी भी ऐप पर, किसी भी वेबसाइट पर डाल देता है, मिसयूज़ करता है उस फोटो का, तो आप जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप जो है उस पर क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये डिजिटल मीडिया के थ्रू ही हमारे को पता चलता है कि हमारी फ़ोटो कहाँ यूज़ की गई है एक्चुअल में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से जो है स्टॉप हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी भी हैं जो कि हमारे लिए अच्छी भी नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन हेट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑनलाइन हेट में जो है क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के बारे में अगर आपको बुराई फैलानी है तो भी डिजिटल मीडिया काफ़ी अच्छा काम करता है, और अगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में अच्छाई फैलानी है तो भी डिजिटल मीडिया काफ़ी अच्छा काम करेगा, है ना। जैसे कि अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो पार्टीज़ भी डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे खासे रूप में इस्तेमाल करती हैं। कुछ जो पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ फैलाती हैं, और जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू अपना वो दिखाती है कि हमने अच्छा काम किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिजिटल मीडिया के थ्रू ही होते हैं। जो अपोजिशन पार्टी आपने देखा होगा वो हमेशा गवर्नमेंट की जो है उसकी अपोजिट साइड को लेकर चलती है ना। उसके जो है वे बातें निकाल कर लाती है जो कि किसी को दिखता नहीं है। पर्दे के पीछे की बातें भी कई बार जो है बाहर सामने आती है। हाँ, इनफैक्ट ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि ऑनलाइन हेट में जो है सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत सी चीज़ें बुरे भी होती हैं। जैसे कि साइबर बुलिंग जो है अभी भी इतना नहीं रुका है, बिकॉज इसमें जो है हेट स्पीच किसी भी पर्सन के उसमें लिखी जा सकती है, सेक्शुअली हार्शमेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं टीनेजर वाली एज में होती हैं बच्चों के साथ, और बच्चे ऐसे कदम भी उठा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिजिटल मीडिया के थ्रू इफेक्ट है, यानी कि इफेक्ट में आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ दोनों इंक्लूड होंगे, ये चीज़ याद रखना। नाउ नेक्स्ट है डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज डिस इन्फॉर्मेशन? अगर मैं डिस इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि गलत है, इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स एंड डिलिबरेटली क्रिएटेड टू हार्म अ पर्सन, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि गलत है और जो कि किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है, किसी सोशल ग्रुप को पहुंचा सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंट्री को। सो इट्स कॉल्ड डिस इन्फॉर्मेशन। एंड अगर मैं मिस इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि इन्फॉर्मेशन गलत तो दी जाती है बट वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी सोसाइटी को किसी भी तरीके से वो जो है हानि नहीं पहुंचती, तो इसको हम मिस इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो चीज़ें मुझे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है मैं केवल और केवल वही कराऊंगी। मैंने पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमारे को करनी है। सो एक आपका है डिज़ाइन। इसी में डिज़ाइन के बारे में बात की गई है कि डिज़ाइन जो है किस किस तरीके से होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इंटरेक्शन डिज़ाइन। इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या होता है? इंटरेक्शन डिज़ाइन यानी कि IXD इज, देखो IXD, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरेक्शन डिजाइन। ये चीज आपको याद रखनी है। मे भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्योंकि फुल फॉर्म पूछते हैं ये लोग, तो फुल फॉर्म्स को जो है अपना थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दो। तो इंटरेक्शन डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन विच अ डिजाइनर फोकस goes beyond the item and development to include the way users will interact
विद इट। यानी कि इंटरेक्शन से आपको पता चल रहा है कि मतलब कि अपना अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी सर्विस जो है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना और वो चीज़ें आपने जो है वो पॉइंट्स आपने अपने उसमें डिज़ाइन की, जिससे कि आपके जो जितने भी यूज़र्स हैं या फिर जो भी कस्टमर वगैरह होते हैं, जो कि आपके इस डिज़ाइन को लेकर जो है उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि आप जो है अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे, अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट को, तो आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि आपका जो है बेनिफिट हो और आपके यूजर्स को वो चीज़ पसंद आए। तो इसी को बोला जाता है इंटरेक्शन डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिर इन्होंने बात की, देखो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी दिया हुआ है, सो मैं इसको रीड नहीं करूंगी। एंड एक आपकी बात की गई है गोल ओरिजिनेटेड डिजाइंस। सो व्हाट इज गोल ओरिजिनेटेड डिजाइंस? गोल ओरिजिनेटेड डिजाइंस or goal directed designs is concerned with satisfying the needs and desires of the users of a product or service। यानी कि गोल ओरिजिनेटेड डिजाइंस वे होते हैं जो कि किसी यूज़र के जो है यूज़र को कैसा, मतलब कैसे उसका डिज़ायर है और क्या उसकी नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने लिखा है बाकी आगे जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई है सॉफ्टवेयर को लेकर, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजबिलिटी। यूजबिलिटी क्या होती है? यूएसएबिलिटी आंसर्स द क्वेश्चंस कैन समवन यूज दिस इंटरफेस। यानी कि यूएसएबिलिटी आंसर करती है उन क्वेश्चंस को जो कि आप जो भी यूजर्स है उसको जिससे वो मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जोकॉब ने डिस्क्राइब किया है यूएस एबिलिटी एज द क्वालिटी attribute that describes how usable the interface is। यानी कि कितना उसकी क्वालिटी को जो है वो डिफाइन करता है और कितना जो है वो यूजेबल है उसको बताता है। सो वो आपकी आ जाती है यूएस एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनाज। पर्सोनाज जो है वो क्या होता है? पर्सोनाज आर architect types that describes the various goals and observed behavior patterns among users। यानी कि यूजर्स जो है वो किस तरीके का, उनके मतलब किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं यूजर्स को, और उनको उसी तरीके से ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो अपने गोल्स को जो है क्या करते हैं, गोल्स को डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे यूज़र को क्या चीज़ चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, तो हम उसके लिए गोल डिज़ाइन नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डायमेंशंस। तो कॉग्निटिव डायमेंशंस का मतलब क्या है? द कॉग्निटिव डायमेंशंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ वोकैबुलरी टू इवेल्युएट एंड मॉडिफाइंग डिज़ाइन सॉल्यूशंस। जो कॉग्निटिव डायमेंशंस है ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कि आपका इवैल्यूएशन जो है वो इंक्लूड है डिज़ाइन सॉल्यूशंस का। साथ में कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफर अ लाइट वेट अप्रोच टू एनालाइज ऑफ अ डिज़ाइन क्वालिटी रेदर देन एन इन डेप्थ। यानी कि कॉग्निटिव डायमेंशंस के अंडर आता है कि वो जो है लाइट वेट अप्रोच होता है, साथ ही वो जो है एनालाइज करता है आपकी डिज़ाइन की क्वालिटी को, जो कि गहराई में, ठीक है, गहराई में उसको और डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जो है उसको एनालाइज करता है। तो ये चीज़ यहाँ से इन्होंने हमें बताई है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो है इफेक्टिव इंटरेक्शन डिज़ाइन। इफेक्टिव इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है, डिज़ाइनर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंसर user emotional response। For instance, products must convey positive emotions while avoiding negative ones। Other important aspects include motivational learning, creative, social and persuasive इन्फ्लुएंसर्स। ओके, सो यहाँ पे बताया हुआ है कि वे डिज़ाइनर्स, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके के जो इन्फ्लुएंस है और किस तरीके के यूज़र्स के बीच में मतलब उनका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है। ठीक है, साथ में जो है कैसा प्रोडक्ट जो है उसमें अगर पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो उसको रखना चाहिए और साथ ही अवॉइड करना चाहिए नेगेटिविटी को। ठीक है, एंड इन्होंने फिर बात की है कि अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या है कि इसमें मोटिवेशनल चीज़ें होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सोशल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा जो है द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्ट डिज़ाइन के बारे में थोड़े से कंपोनेंट दे दिए हैं, तो इसको आप जो है देख सकते हैं ध्यान से। इसमें जो है क्या दिया हुआ है
इसमें ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्ट जो है ये बताया हुआ है। मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। तो आप इनको अच्छे से रीड करेंगे, या फिर आप देखो इतना बड़ा तो नहीं आता है, मैं नहीं कहूँगी कि इतना सारा आएगा, इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ये जो है ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, तो इसमें से 4-5 के नाम याद कर लो, ठीक है। और वैसे अगर आप नाम जो है पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़कर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्राफिक डिज़ाइंस की अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपकी ग्राफिक डिज़ाइंस की, तो ग्राफिक जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका ग्रीक वर्ड वो क्या था, ग्राफियोक्स। ग्राफियोक्स जो है वो ग्रीक वर्ड था, एंड ग्राफिक जो है उससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर राइटिंग ड्राइंग, ये जो है राइटिंग और ड्राइंग के लिए स्टैंड करता है, यानी कि उसके लिए होता है, ये सिंबल्स के लिए होता है, ठीक है। आर्ट के लिए होता है, और इसमें जो है स्किल्स जो है वो होती है, और साथ ही इन्होंने बताया है आर्ट मीनिंग स्किल अप्लाइड टू अ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी और टू अ वर्क ऑफ क्रिएटिविटी इमेजिनेशंस। इसमें इमेजिनेशन देखो, ग्राफ आप सभी ने देखे हुए ना, ड्राइंग वाली चीज़ें होती हैं ग्राफ में, है ना, तो उससे आप सभी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइंस क्या होते हैं। एलिमेंट्स इसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, रेशनल एलिमेंट्स होते हैं, रिलेशनल एंड इंटेंशनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये स्क्राइम्बलिंग ड्राइंग है। स्क्राइम्बलिंग का मतलब होता है कैसे भी करके कुछ भी ड्रॉ कर दिया, यानी कि हमें बस अपना हाथ जो है उसको चलाना है। चाहे मैं इसमें स्क्राइम्बलिंग, आपने सुना होगा कि प्ले स्कूल में स्क्राइम्बलिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्यों होती है, ताकि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो अच्छी हो सके। तो स्क्राइम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ भी, मतलब आप चाहे कुछ बनाओ, स्क्राइम्बलिंग मतलब बस आपको अपना जो हाथ है उसको घीसना है, स्क्राइम्बल करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग ड्राइंग की बात की गई है। उसके बाद इन्होंने बात की है फिर पॉइंट की। उससे पहले बात करते हैं बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट के अंडर आपके आते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट बट सीम्स टू बी प्रेजेंट इन अ पिक्चर और इन वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो करते हैं, ठीक है। साथ ही जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें होती है वो पिक्चर फॉर्म में होती है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि पॉइंट के बारे में बताया, तो ज्योमेट्री का ही इन्होंने लिया है कि देखो इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट कर दिए, फिर उसमें लाइन जो है वो कर दी, तो ये पॉइंट्स आपके हो गए। उसके बाद एक है डॉट्स ऑफ वेरियस थिकनेस, कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इतनी है, ठीक है, और बड़ी है, तो ये जो है ये थिकनेस होती है डॉट्स की, है ना। लाइन की अगर मैं बात करूँ तो अ लाइन इज डिफाइंड एज वन डायमेंशनल इनिटिवी हैविंग लेंथ बट नो ब्रेथ। लाइन जो है क्या होती है, जिसमें कि लेंथ होती है बट उसमें ब्रेथ नहीं होती है, इन्होंने ये बताया। और लाइन तो आपको सिंपल पता है, ऐसे लाइन होती है, कोई थोड़ी मोटी लाइन होती है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इन्होंने जो है शो भी किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली जो है इसकी थिकनेस को बता रहा है। देन कर्व्ड लाइन भी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन भी होती है। जिगजैग की फॉर्म में भी लाइनिंग होती है, आपकी राइट वर्ड भी होती हैं, लेफ्ट वर्ड भी होती हैं, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, रेमैथिक लाइंस भी होती हैं। तो बहुत सारी लाइंस के ये जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड उसके बाद प्लेन जो है, अ प्लेन इज डिफाइंड एज आइनिटी विद लेंथ एंड ब्रेथ बट नो डेप्थ। ये जो है लेंथ और ब्रेथ के साथ होता है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती है। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फ्लैट और लेवल सरफेस। ये जो है 2 डायमेंशनल फ्लैट होती है, फिर लेवल सर्फेसेस का होता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस इज अ डिफाइंड एज एन infinite expansion. It is also defined as a collection of points in 3 dimensions. Space जो है इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि 3 डायमेंशन होता है, 3D जिसको हम बोलते हैं ना, ये वो चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। आई थिंक पिक्चर दिखाई होगी शेप की। जैसे कि प्लेन में तो आपको ये चीज़ दिखा दी कि ये जो है वर्चुअल प्लेन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, जैसे कि क्यूब्स की 3 डायमेंशनल दिखती है, ठीक है। वर्चुअल अगर हम बात करें स्पेस की, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और उसके बाद ये जो है अगेन आपको एक फिगर दिया हुआ है। तो देखो इतना भी मैं डीप में नहीं कराऊंगी, क्योंकि इतना डीप में आने भी नहीं वाला है अगर मैं सही बताऊं तो। उसके बाद इन्होंने थोड़े और डायमेंशनल्स दे दिए हैं कि 2 डायमेंशनल्स एंड 3 डायमेंशनल, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आते हैं, है ना। उसके बाद कलर की बात करें तो कलर जो है वो एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आपके वर्चुअल्स को और भी अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाती है ग्राफ्स में, है ना। तो कलर्स का भी यूज़ होता है। अच्छा, इसमें जो है ग्रे स्केल की बात की गई है। ग्रे स्केल के बारे में आपको बता देती हूँ मैं, ग्रे स्केल क्या होता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है
ये होम साइंस में भी आता है। तो देखो क्या होता है कि ग्रे जो स्केल होता है, एक स्केल होता है ग्रे स्केल, जिसमें कि आई थिंक 0 से लेकर 11 तक के नंबर्स होते हैं, एंड मिड का एक नंबर होता है, मुझे याद नहीं है पक्का से कौन सा होता है, जो कि वाइट होता है। उससे इस साइड वाले जो हैं थोड़े से उसमें होते हैं, वाइट जो है वो कम चला जाता है, और इस साइड जो है ब्लैकिश में आ जाते हैं। यानी कि जहाँ पर कलर्स की जो है क्या हो रही है, जहाँ पर कलर्स की जो शाइनिंग है वो कम हो रही है, तो वो इस साइड आते हैं 0 की साइड, और जहाँ पर शाइनिंग ज़्यादा होती है यानी कि वो ब्लैक जो है बनते जाते हैं, वो आ जाते हैं आपकी 11 की साइड। अब ये मेरे को प्रॉपर तो नहीं पता है, ये आप एक बार ग्रे स्केल ना आप गूगल पे ज़रूर चेक करना, आपको जो है मिल जाएगा आसानी से। इसमें भी इन्होंने साफ बोला हुआ ये चीज़, तो ग्रे स्केल इज अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ वाइट, ब्लैक एंड वेरियस टोन्स जनरेटेड बाय मिक्सिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक। यानी कि वाइट एंड ब्लैक को मिक्सिंग करने के बाद देखो ये एक तो ये वाइट है, ठीक है, ये जो आपका पेज दिख रहा है आपको ये वाइट है ना। वाइट कलर में अगर आप कुछ हल्का सा कोई और कलर मिक्स करोगे तो वो जो है आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो वाइट नहीं रहेगा, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, एंड एट द एंड क्या होगा, वो ब्लैक बन जाएगा, है ना। तो ये जो है इसी की बात की गई है। आप ग्रे स्केल को चेक करना, आपको पता चल जाएगा। इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं कि जो ब्लैक वाला साइड बनता जाता है, यानी कि ब्लैक जो है इफ़ देर इज लेस वाइट एंड मोर अमाउंट ऑफ ब्लैक, यानी कि जहाँ पर जो वाइटनेस है वो कम है और ब्लैकनेस ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शेड बोलते हैं या फिर डार्क ग्रे बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। एंड जहाँ पर जो है जहाँ पर आपका इफ़ देर इज़ मोर अमाउंट ऑफ वाइट, यानी कि जहाँ पर वाइट कलर ज़्यादा है, ग्रे जो ब्लैक कलर है वो कम है, तो उसको हम टिंट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है देखनी है, सर्च करनी है। ह्यू की अगर मैं बात करूँ तो ह्यू इज सिंपली कलर्स के लिए जो है उनकी क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यू जो है, ह्यू इज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ कलर बाय विच अ पर्टिकुलर कलर इज आइडेंटिफाई, यानी कि ह्यू के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी आईज कैन डिफरेंशिएट वन कलर फ्रॉम द अदर। इस क्वालिटी की वजह से जो है, ह्यू की वजह से हम जो है इस कलर में देखो, ये वाला इस कलर में, और ये तो देखो पिंक था, और ये जो है ये स्काई ब्लू है, तो इसमें हम डिफरेंस पता कर रहे हैं। तो ये कलर्स के बारे में बताया गया है। देन इसमें और भी बाकी जो है टर्म्स यूज़ की हुई है, जैसे कि ल्यूमिनिसिटी जो है ब्राइटनेस के लिए, और फ्रेशनेस जो है कलर की उसके लिए यूज़ की गई है, ठीक है। इसमें जो कलर है जब वो प्योर होता है तो उसको ब्राइटेस्ट बोला जाता है। व्हेन अ कलर ह्यू इज मिक्सड विद अदर कलर ह्यू और ब्लैक और वाइट, इट लूजेज इट्स प्योरिटी एंड ब्राइटनेस। जब किसी कलर ह्यू को जो है वाइट में या ब्लैक में मिलाया जाता है तो वो अपनी ब्राइटनेस को जो है, उसकी प्योरिटी को जो है छोड़ता चला जाता है, खोता चला जाता है, ठीक है। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर में आपका आ जाता है, अ वर्चुअल टेक्सचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ surface that creates an experience or the feeling of touch in a visual composition. Many a time designers create an illusion of a textile experience. This is termed as simulated texture or implied texture. अच्छा, designers work with simulated textures as well as real textures both. तो इसमें बात की गई है कि जो आपके वर्चुअल टेक्सचर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है। तो इसमें जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होता है वर्चुअल की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं, काफ़ी टाइम डिज़ाइनर्स जो हैं क्रिएट करते हैं इल्यूजन ऑफ अ टेक्सटाइल एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम जो है कुछ अलग तरीके के टेक्सचर बनते हैं। तो टेक्सचर की तो बात अलग अलग होती है, टेक्सचर से आप मतलब भी समझ रहे हो उसके नाम से कि टेक्सचर कैसा होता है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। फिर रिलेशनल एलिमेंट क्या होता है, दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट गवर्न्स द प्लेसमेंट एंड द इंटर रिलेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट। ये जो है बेसिक एलिमेंट के साथ रिलेशन एलिमेंट का जुड़ा हुआ है, यानी कि उससे नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। फिर इसमें जो है कुछ और टर्म्स यूज़ की गई हैं। तो देखो इतना इसमें नहीं आएगा, अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो आपके पेपर में इतना हार्ड नहीं आता है। जितना मैंने बच्चों से पूछा है आज तक, इतना हार्ड कभी आता ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है मैं इतनी नहीं करा पाऊँगी आपको, क्योंकि देखो इतना जब हार्ड आता ही नहीं तो कराने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप अगर चाहें तो खुद से इसको जो है क्या कर सकते हैं, खुद से इसको जो है आप वो कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वैसे इतने हार्ड जो चीज़ें हैं वो आती नहीं है। तो चलिए ये टॉपिक होता है यहीं पे कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। और आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपका हाई एंड 21st टॉपिक है। और एक आपने पढ़ा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में। रीजनिंग में आपने कैसे पढ़ा होगा, A B C D
इसको आपने कोड किया होगा, ए को 1 में, बी को 2 में, सी को 3 में और डी को 4 में। अगर आपसे 5 और 6 पूछते हैं तो आप 5 कहोगे 5 ई है और 6 एफ है। तो आपने क्या किया, एक तो आपने ए को अगर आप 1 कोड करते हो तो एक ये इसको तो आपने समझा था कि ये क्या है, कोडिंग है। ए को अगर आपने 1 किया, अगर आपने आपको अगर जैसे 5 और 6 दिया है तो आपने ई और एफ बताया, तो आपने क्या किया, इसका रिवर्स किया, इसी को डिकोडिंग बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर में किस लिए काम आती है कोडिंग और डिकोडिंग, ये समझेंगे। जो आपका कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, ह्यूमन जैसे बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज है जो भी, जितनी भी लैंग्वेज है वो नहीं समझता। उसकी अपनी जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1 की। आपने सुना होगा बाइनरी। आप यूज़ करते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम आप यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, आप 0 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग को यूज़ करते हैं, और आपने जो काउंटिंग है वो इनफाइनाइट है, इसको आप यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक हमारा नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसी का मतलब क्या होता है, 10। तो आपके जो टोटल इसमें काउंटिंग है वो कितनी होगी, 0 से लेकर 9 तक आप काउंट करोगे तो 10 हो गई। तो आपके पास 10 सिम्बल्स होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, बाई का मतलब होता है 2। तो आपके 0 और 1 ये 2 सिंबल होते हैं, और इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इसको कंप्यूटर जो है वो समझता है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। और इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए कोडिंग की। कोडिंग जिसको आप बोलते हो प्रोग्रामिंग। कोडिंग को ही क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो, इंस्ट्रक्शंस भेजते हो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो भी आप स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को बताते हो उसी को हम बोलते हैं। उसको हम कैसे, इंस्ट्रक्शंस को हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि आपको ये करना है। आप हेल्प किसकी हेल्प से बताते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप बताते हो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे। और जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। हाई लेवल में और लो लेवल में क्या डिफरेंस है, जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करता है। और 0 और 1 की जो आपकी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज, इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर समझता है, और जो हम जिससे हम डायरेक्ट बात करते हैं कंप्यूटर से। तो हम 0 और 1 में बात करेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमने क्या किया, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बना दी, कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनका यूज़ करेंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट या फिर कमांड देने के लिए। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें से एक तो हो गई आपकी मशीन लैंग्वेज, और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में आपने देखा, एक तो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज और एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज आप देखेंगे कि सी एक एग्जांपल है, सी प्लस प्लस। एक होते हैं शी हैश, या फिर इसको बोलते हैं शी शार्प, और पाइथन, जावा, रूबी, पर्ल। बहुत सारी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। किसके थ्रू देंगे, कैसे बताएंगे, किस लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर को बताएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलेंगे। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस का हम ग्रुप बना लेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, और उसको हम बोलते हैं फंक्शन। किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया। जैसे अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूँ मोबाइल पर, इसको मैंने बैक किया, इसी को बोलते हैं हम अंडो।
अनडू, हम अनडू बोलते तो ये क्या किया मैंने, एक टास्क किया इसको बैक करने के लिए, और हो सकता है कि इसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ हो, इंस्ट्रक्शंस दी हो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस होता है। आपने आपने 2 या 3 फंक्शंस बना दिए और आप किसी एक बड़े टास्क को कंप्लीट कर रहे हो तो आप प्रोग्राम की हेल्प से करोगे। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, या जिसको आप मोबाइल की बात करें तो आप ऐप बोलते हो, और ऐप का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आप ऐसे बोलते हो। और कंप्यूटर में आप बोलोगे कि आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो आप अभी आपने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको आप कमांड बोलोगे या इंस्ट्रक्शन। आप एक स्टेटमेंट एक लाइन में उसको बताओगे, फिर उसकी ग्रुपिंग कर दोगे 7 8, या जैसे भी आप देखोगे कि जो ग्रुप करोगे आप इंस्ट्रक्शंस को तो आप फंक्शंस, उसको फंक्शंस बोलेंगे। और जब आप काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे एक प्रोग्राम में, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। ऐसे ही एक फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक प्रोग्राम भी हो सकता है। वैसे एक प्रोग्राम में तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड करते हो एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर जो बनाते हो। सॉफ्टवेयर अगर आप एग्जांपल लो, आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट MS पेंट आपने यूज़ किया होगा, तो जो पेंट है उसमें आप काफ़ी सारे शेप्स देखते हो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, सर्कल, लाइन, कर्व लाइन पेंट करने के लिए जो पेंट फॉर्मेट होता है, ऐसा करके टूल होता है पेंट करने, कलर करने के लिए। तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं एक सॉफ्टवेयर में। तो ये किसकी हेल्प से करेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं, जिसको आप कोडिंग बोलते हो। एक आपने देखा कि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में कि हमारे पास 2 लोग हैं, एक को इंग्लिश आती है, एक को चाइनीज़ आती है। ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन कैसे समझेंगे, इसके लिए एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। इसको इस इंसान को इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आनी चाहिए, एक ट्रांसलेशन आनी चाहिए कि इंग्लिश की भाषा को ये चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दे, फिर जो चाइनीज़ भाषा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। ऐसे ही क्या है, हमारे पास एक तो कंप्यूटर है और जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो कोई ह्यूमन है। एक तो आपके पास हो गया ह्यूमन जो कि इसको यूज़ करेगा, और एक हो जाएगा आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज या असेंबली। एक मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज भी होती है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो आपकी मशीन लैंग्वेज ही होती है। हालांकि लो लेवल लैंग्वेज में मैंने 2 लैंग्वेज बताई हैं, उसकी भी बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की। और ह्यूमन जो है वो क्या समझता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज से और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की जो भाषा है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेटर होते हैं वो आपके होते हैं 3। एक तो होता है आपका कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। तो जो कंपाइलर होता है वो भी एक ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले हम देखेंगे जो असेंबलर होता है। जो आपका ये असेंबलर होता है वो क्या करता है, मैंने बताया था कि एक असेंबली लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज भी होती है। तो जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है, जो आपकी
असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है, किस में करता है? मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, जो कि किस में होता है? 0 और 1 में होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपाइलर। अब हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं। आप जैसे इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ को रीड करते हो या आपकी टीचर रीड करती है, तो उनके पास क्या होता है कि दो मेथड है, या तो वो पूरे पैराग्राफ को एक साथ में रीड कर दे और पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो आपको एक बार में दे दें। दूसरा मेथड है कि पहली लाइन को रीड किया और तभी के तभी पहली लाइन का ट्रांसलेशन कर दिया, फिर दूसरी लाइन को रीड किया, दूसरी लाइन का ट्रांसलेट कर दिया, तीसरी लाइन को रीड किया, तीसरी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया, चौथी लाइन को रीड किया, चौथी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया। ये दो आपके पास मेथड हो गए ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो कंपाइलर है वो पहले वाला मेथड यूज़ करता है कि जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन सभी को क्या करेगा? पढ़ेगा और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब है मशीन कोड से पहले क्या होता है? वो एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बीच वाला कोड होता है जो मशीन कोड, और जो आपका एक कोड होता है सोर्स कोड, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, जो भी आपका प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो ये क्या है? आपका सोर्स कोड है। किस में है ये? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो भी आप कोडिंग करते हो उसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो कंपाइलर क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। फिर क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट कोड को हमारे पास बीच में और फाइल्स होती है, उनके साथ जोड़ करके हम क्या करते हैं? उसको असेंबली में कन्वर्ट करते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज जब कन्वर्ट कर लिया हमने असेंबली लैंग्वेज में, तो असेंबलर का काम आता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर अपनी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो जो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इस पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जितनी भी आपका प्रोग्रामिंग है एक बार में। और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? इंटरप्रेटर पहली लाइन को पढ़ेगा, फिर पहली लाइन को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, दूसरी को करेगा, फिर दूसरी को कन्वर्ट करेगा, तीसरी लाइन को पढ़ेगा, रीड करेगा, तीसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर चौथी लाइन को करेगा ट्रांसलेट, पढ़ेगा और चौथी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट या फिर रन। एग्जीक्यूट या फिर रन, इसका मतलब है कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको असलियत में क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। जो भी आपने प्रोसेस करने के लिए बोला, प्रोसेस करेगा इसको, इसका मतलब है एग्जीक्यूट या रन करने का मतलब है प्रोसेस करेगा उसे। जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में बोला है करने के लिए, जो भी आपने कमांड दिया है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। किस में ट्रांसलेट करेंगे? लो लेवल लैंग्वेज में, 0 या 1 की फॉर्म में। और जब वो ट्रांसलेट हो जाएगा, कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन वो समझ में आने लगेगी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो क्या करेगा? रन करेगा, वो काम करेगा। एक बार जो प्रोग्राम है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक। इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको अगली इंस्ट्रक्शन करनी है, या फिर बीच में आपको कोई डिसीजन लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो एक ऑर्डर्ड में आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है कंप्यूटर को, क्या करने के लिए? टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स देखेंगे। सी, C++, रूबी,
पर्ल, जावा, सी शार्प, पाइथन, कोबोल। कोबोल की जो फुल फॉर्म होती है, सी ओ मीन्स कॉमन, बी मीन्स बिजनेस, ओ मीन्स ओरिएंटेड, एल मीन्स लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फॉर्मूला, एफ ओ आर फॉर्मूला, और टी आर ए एन मीन्स ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो बेसिक है, पास्कल है, लिस्प है। ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है। एल्गोरिथम होती है अ सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स। आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप विच व्हेन फॉलोड। अगर कोई भी स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करते हैं तो क्या कर होता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क, जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना होता है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं एल्गोरिथम। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप चाय बनानी होती है तो चाय बनाने के लिए कोई क्या करता है, पानी गर्म करता है, उसी में टी लीव्स, चाय पत्ती, शुगर को और जो भी डालना होता है, जिंजर को ऐड कर देता है, मिल्क बाद में डालते हैं। या फिर कोई दूसरा किसी और को बनाना हो तो उसका मेथड चेंज हो सकता है कि वो डायरेक्ट दूध में ही चाय बना ले, वो पानी ना डाले। या फिर जो चाय बनानी होती है तो जो शुगर है वो लास्ट में ऐड करें। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप कोडिंग नहीं करते, आप क्या करते हो, स्टेप्स को लिखते हो, और उसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको जो भी टास्क को कंप्लीट करना होता है वो हो जाता है। अब जो एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से, फ्लो चार्ट और सूडोकोड। जो फ्लो चार्ट होता है वो आपकी पिक्टोरियल फॉर्म होती है। आप सिंबल्स होते हैं, उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि अभी मेरी एल्गोरिथम शुरू हो गई, स्टार्ट का सिंबल, यहाँ पे एल्गोरिथम एंड हो गई, सेम सिंबल हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई इनपुट लेना होता है, अगर हम एक एग्जांपल लें, हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है, हम क्या करेंगे, हम यूज़र से, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, हम उससे इनपुट लेंगे कि हमें ये नंबर प्रोवाइड करो। तो उसके लिए जो आपकी सिंबल्स यूज़ होते हैं इनपुट के लिए। फिर आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के लिए क्या आएगा आपके पास कि आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे, n इंटू एन कर दोगे, ये आपने प्रोसेस कर दिया, और फिर आप आउटपुट प्रोवाइड करोगे, जो यूज़र उसको रिज़ल्ट दोगे। तो ये इसको हम, अगर ये हमने ये एग्जांपल लिया है कि आपको किसी भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है, तो आप उसको पिक्चर के फॉर्म में बता सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा, हमारी एल्गोरिथम शुरू होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट दे देंगे, और फिर हम स्टॉप कर देंगे। ऐसा ही दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है, हम एक तो हमने देखा जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट मीन्स फ्लो बताता है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे हम करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में करते हैं। और जो दूसरा मेथड है अपने एल्गोरिथम को बताने का, यहाँ पे हम कुछ भी कोड नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रोसेस को बता रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा। दूसरा मेथड है सूडो कोड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। इस सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये एक्चुअल कोड नहीं होता आपका, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बताते हैं स्टेप बाय स्टेप की। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, मैं जो n है, जिस नंबर का मुझे स्क्वायर करना है, उसको क्या करना है, मुझे यूज़र से लेना है, इनपुट इनपुट करना है उसे, जो भी यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उससे मैं क्या कहूँगा कि एंटर करो n को। उसके बाद क्या होगा, मैं प्रोसेस करूँगा, n इंटू एन कर दूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट दे दूँगा, जो भी मैंने कैलकुलेट किया है मैं यूज़र को बता दूँगा। हमने देखा जो एल्गोरिथम होती है वो सिर्फ आपके प्रोसेस को बताती है कि आप क्या चीज़ कैसे करना चाहते हो, और जो एल्गोरिथम होती है वो स्टेप्स होते हैं, और इसको हम कोड करने के लिए आपके पास अलग अलग लैंग्वेज हैं। जैसे आप कोई भी बात को कहना चाहते हो, वो आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप बात को कह सकते हो। जैसे गुड मॉर्निंग कहना होता है, आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हो, हिंदी में आप उसको सुप्रभात बोलते हो।
ऐसी दूसरी लैंग्वेज में आप कुछ और बोलते हो, लेकिन जो मीनिंग आपको कन्वे करना होता है, जो बताना होता है मीनिंग, वो एक ही रहता है कि आप किस टास्क को कैसे कंप्लीट करते हो। जो आपकी एल्गोरिथम होती है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो कोडिंग होगी, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी, उसकी ग्रामर के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 2 टाइप में डिवाइड है, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल में असेंबली और मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 और 1 कंप्यूटर को समझ में आता है, और यूज़र जो है, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, वो किसको यूज़ करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर में हमने पढ़े थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो कंपाइलर होते हैं वो पूरे आपके सोर्स कोड को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ में ट्रांसलेट कर देंगे। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और जो एल्गोरिथम है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सूडो कोड और फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट जो होता है वो आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है।